भारत के इतिहास में एक ऐसा समय भी आया था जब ये देश 16 टुकड़ों में बंटा हुआ था। हर राजा खुद को सबसे बड़ा मानता था। यह दौर था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, जब लोग मिट्टी और लकड़ी के घरों में रहते थे, कुम्हार चाक घुमाते थे। लेकिन सवाल है कि महाजनपद के लोग कैसे रहते थे। और इन्हीं दिनों में उठ रहा था एक ऐसा जनपद जिसने सब जनपदों को पैरों तले रौंद दिया। यह था मगध महाजनपद। तो चलिए आज से लगभग 2500 साल पहले, उस दौर में जहां भारत की महान गाथा शुरू हो रही थी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। समय की शुरुआत होती है 1900 ईसा पूर्व के आसपास, जब दुनिया का सबसे संगठित शहर हड़प्पा सभ्यता ढहने लगी। वो सभ्यता जिसने पहली बार चौड़ी सड़कों पर बसे नगर दिखाए, मजबूत ईंटों के मकान बनाए और जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था रची, धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में गुम होने लगी। लेकिन इतिहास कभी खाली नहीं रहता। एक सिविलाइजेशन का पतन दूसरी सिविलाइजेशन की शुरुआत का संकेत होता है। और यही हुआ भारत की धरती पर प्रवेश वैदिक युग। और इसके बाद शुरू हुआ भारत में महाजनपद युग, जब छोटे छोटे बिखरे जन, कबीले और गांव मिलकर बड़े राज्यों में संगठित होने लगे। वहीं से रखी गई भारत के पहले अखंड साम्राज्य की नींव। लेकिन सवाल यह है, आखिर इन महाजनपदों की जरूरत क्यों पड़ी? कैसे छोटे जनपद बदलकर विशाल राज्यों में बदल गए, जिसने विभिन्न टुकड़े में पड़े जन को संगठित कर अखंड साम्राज्य की नींव रखी? और आखिर उस समय आम आदमी का जीवन कैसा रहा होगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। करीब 1500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम से कुछ नए लोग इस भूमि में बसने लगे। इन्हें आर्य कहा गया। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, क्या वे बाहर से आए थे या यहीं के लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे नई संस्कृति गढ़ी? और किया आप जानते हैं कि आर्य जाति भारत के निवासी ही था, लेकिन अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण इसे विदेश से भारत में प्रवेश माना जाता है। यदि आप इस पर सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 1000 से अधिक लाइक आना चाहिए। सच चाहे जो भी हो, उनका आना भारत के इतिहास का अगला अध्याय था। ये लोग एकदम सादा लेकिन जीवंत जीवन जीते थे। उनकी दुनिया का केंद्र था गाय और घोड़ा। गाय केवल दूध नहीं देती थी, बल्कि धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। घोड़ा उनकी शक्ति और युद्ध का साथी था। उनका समाज छोटे छोटे जन और कुलों में बांटा था। हर जन एक छोटे कबीले जैसा था। उसका मुखिया होता था राजा, लेकिन यह राजा कोई साम्राज्य का शासक नहीं, बल्कि बस एक ट्राइबल चीफ जो युद्ध के समय नेतृत्व करता और अपने लोगों का मार्गदर्शन करता। यह था ऋग्वैदिक समाज, सादा, प्रकृति के करीब और छोटे छोटे समुदायों में बंधा हुआ, जिस पर हमने ऑलरेडी वैदिक युग की वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा देख सकते हैं। समय बदला। आर्य अब केवल उत्तर पश्चिम के मैदानों तक सीमित नहीं रहे। वे धीरे धीरे गंगा की उपजाऊ घाटी तक पहुंचे। ये धरती नदियों से सिंची हुई, हरी भरी और अनाज से भरी पड़ी थी। यही घाटी आगे चलकर भारत का साम्राज्य का केंद्र बनने वाली थी। यहां पहुंचकर उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब गाय और घोड़े के साथ साथ कृषि समाज का केंद्र बन चुकी थी। लौह धातु के हल और औजारों ने खेती को नया रूप दिया। पहली बार इंसान के पास अपनी जरूरत से अधिक अनाज था, यानी समाज में पैदा हुआ सरप्लस फूड। और इसी सरप्लस ने जन्म दिया बड़े गांवों, फिर नगरों को। यही नगर आगे चलकर महाजनपदों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हब बने। धर्म ने भी इस नींव को मजबूत किया। अब यज्ञ छोटे नहीं रहे, बल्कि इतने विशाल और महंगे हो गए कि उनका आयोजन केवल शक्तिशाली राजा और धनी वर्ग ही कर सकता था। इससे ब्राह्मण और क्षत्रिय का प्रभुत्व और गहरा हुआ। यज्ञों ने जनता को एक शेयर्ड सिस्टम में बांधा, लेकिन साथ ही उनमें असंतोष भी भरा। यह असंतोष बाद में धर्म सुधार आंदोलनों को जन्म देगा, जिससे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की नींव पड़ा, जिन्होंने महाजनपदों की राजनीति और समाज को हिला दिया। पॉलिटिक्स में भी बड़ा बदलाव आया। जहां प्रारंभिक वैदिक राजा केवल जन प्रमुख था, अब वह परमानेंट रूलर बन गया। उसके पास कर वसूली की व्यवस्था थी, स्टैंडिंग आर्मी थी और नगरों का नियंत्रण था। सभा और समिति जैसी जन संस्थाएं धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, यानी सत्ता अब राजा और उसके राज्य के हाथों में केंद्रित हो रही थी। उत्तर वैदिक काल के ये सारे बदलाव, कृषि का सरप्लस, नगरों का विकास, कठोर जाति व्यवस्था, महंगे यज्ञ और राजा की स्थायी शक्ति मिलकर बने वह आधार जिस पर आगे चलकर खड़े होंगे भारत के पहले बड़े राज्य महाजनपद।
समय की धारा आगे बढ़ी और अब हम पहुंचते हैं लगभग 600 ईसा पूर्व के उस दौर में जब भारत की धरती पर एक बड़ी हलचल हो रही थी। गंगा घाटी की उपजाऊ जमीनें अब पूरी तरह बस चुकी थीं। लोहे के औजारों ने खेती का चेहरा बदल दिया था। जहां पहले लोग केवल अपने परिवार की जरूरत भर की खेती करते थे, अब पहली बार अतिरिक्त अनाज पैदा होने लगा और यही अतिरिक्त अनाज इंसानों को सपने देखने की आजादी देने वाला था। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, गांव बड़े हो रहे थे और वही गांव बदलकर बन रहे थे नगर। इन नगरों में अब केवल किसान और पशुपालक नहीं रहते थे। यहाँ जन्म ले रहे थे व्यापारी, कारीगर, सैनिक और पुरोहितों के नए वर्ग। यानी समाज अब पहले जैसा सरल नहीं रहा, ये जटिल हो रहा था। और यहीं से उभरे भारत के पहले अर्बन सेंटर्स, राजगृह, काशी, उज्जैन और तक्षशिला। ये केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि पावर, ट्रेड और कल्चर के नए केंद्र थे। लेकिन दोस्तों, जब नगर बड़े होते हैं तो उनका शासन भी बदलना ही पड़ता है। छोटे छोटे कबीले अब इतने बड़े समाज को संभाल नहीं सकते थे। लोगों को चाहिए था एक मजबूत प्रशासन, स्थायी सेना और टैक्स वसूली की व्यवस्था। यही कारण था कि छोटे छोटे जन और कुल आपस में मिलकर बनने लगे जनपद। और यही जनपद आगे चलकर विकसित हुए महाजनपद, जिसे आप वीडियो के आगे जानेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नगरों के फैलाव ने व्यापार को भी पंख दिए। गांव से अनाज आता, नगरों में बिकता और वहीं से कारीगर अपने औजार, आभूषण और वस्त्र तैयार करते। दूर दूर तक जाने वाले कारवां ने भारत को नई सभ्यताओं से जोड़ना शुरू किया। और इसी समय पहली बार इतिहास में चलन में आए पंचमार्क्ड कॉइन्स। ये सिर्फ सिक्के नहीं थे, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक क्रांति थे। अब लेन देन सिर्फ वस्तु विनिमय तक सीमित नहीं था, धन एक नई ताकत बन चुका था। यही वजह थी कि भारत के व्यापारिक रास्ते, उत्तर पथ और दक्षिण पथ, आखिर क्यों सिर्फ एक ही राज्य सबसे ऊपर उठकर आगे चलकर भारत का पहला अखंड साम्राज्य बना। कौन सा था वो राज्य? कैसे उसने बाकियों को पीछे छोड़ दिया? और क्यों आज भी उसका नाम भारत के इतिहास में सबसे पहले महान साम्राज्य के रूप में लिया जाता है? इसका राज हम जानेंगे इस कहानी के अंत में। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि इन महाजनपदों के दौर में आम लोग कैसे जीते थे, उनका रहन सहन कैसा था, महिलाओं और बच्चों की जिंदगी कैसी थी। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप खड़े हैं 600 ईसा पूर्व के किसी नगर के बीच। ये कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि एक ऐसा नगर है जिसकी झलक हमें आज भी राजगृह, कौशांबी और उज्जैन जैसी जगहों की खुदाई से मिलती है। चारों ओर मिट्टी और लकड़ी के घर, कुछ जगह पक्की ईंटों के बने मकान भी, जिन्हें हस्तिनापुर और कौशांबी की खुदाई में पाया गया है। गली के एक कोने में कुम्हार अपने चाक पर घूमता हुआ बर्तन बना रहा है। वो बर्तन है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। चमकदार काले भूरे रंग के ये बर्तन उस समय स्टेटस सिंबल थे। पुरातत्वविद मानते हैं कि NBPW का मिलना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ शहरी जीवन और उच्च संस्कृति विकसित हो रही थी। थोड़ा आगे बढ़िए और आप पहुंचते हैं नगर के बाजार में। यहाँ की हलचल का जिक्र हमें पाली ग्रंथों और जैन सूत्रों में मिलता है। किसान अपने खेत से लाया अनाज बेच रहा है, शिल्पकार औजार और आभूषण दिखा रहे हैं और व्यापारी लेन देन कर रहे हैं। अब सिर्फ वस्तु विनिमय से नहीं, बल्कि पंच चिह्नित सिक्कों से। ये सिक्के गंगा घाटी और मगध की खुदाई में बड़ी संख्या में मिले हैं। लेकिन आम लोगों का जीवन कैसा था? पुरुष साधारण धोती और अंगवस्त्र पहनते, महिलाएं सूती और कभी कभी रेशमी साड़ियां, गले में मोतियों या धातु के हार। पाली ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि धनी व्यापारी और राजघराने रंग बिरंगे वस्त्र पहनते थे, जबकि किसान और मजदूर साधारण कपड़ों में जीवन जीते थे। अब जरा महिलाओं पर नजर डालिए। प्रारंभिक वैदिक काल में वे स्वतंत्र थीं, मंत्र रचती, वाद विवाद करती। लेकिन महाजनपद काल तक आते आते उनकी भूमिका घर और यज्ञों तक सिमट गई। फिर भी अपवाद मौजूद थे, जैसे वैशाली की अम्बपाली, जिनका जिक्र पाली निकायों में आता है। वो पहले नगरवधु थीं, लेकिन बाद में बुद्ध की अनुयायी बनी। दोस्तों, अभी तक हमने देखा हड़प्पा और महाजनपद काल के लोगों का जीवन कैसा था, कैसे वे रहते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घर बनाते थे। लेकिन अब जरा सोचिए, इतने बड़े बड़े नगर बसाने वाले ये लोग अपना गुजारा कैसे करते होंगे? काशी, उज्जैन, राजगृह जैसे नगर अब केवल बसने की जगह नहीं थे, वे बन चुके थे भारत के पहले आर्थिक केंद्र। लेकिन व्यापार का असली चेहरा अब सामने आने वाला था, क्योंकि पहले तक सौदा होता था वस्तु के बदले वस्तु, अनाज के बदले कपड़ा, घोड़े के बदले धातु। पर सोचिए, इतने बड़े नगरों और बढ़ते व्यापार में यह तरीका कितने दिन चलता? और तभी इतिहास में पहली बार जन्म हुआ भारत के पहले सिक्कों का, पंचमार्क्ड कॉइन। छोटे छोटे चांदी के टुकड़े
जिन पर रहस्यमयी निशान बने रहते। ये सिक्के किसी राजा का नाम नहीं बताते थे, लेकिन व्यापारियों और किसानों के लिए ये सोने से भी बढ़कर थे, क्योंकि अब सौदा तेज था, साफ था और पूरे भारत में मान्य था। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि महाजनपदों के समय समाज और अर्थव्यवस्था कैसे बदल रही थी, लेकिन इस दौर का सबसे गहरा असर धर्म पर पड़ा। जहां प्रारंभिक वैदिक काल में साधारण पूजा और प्रकृति देवताओं की आस्था थी, महाजनपदों के समय तक आते आते वही धर्म एक जटिल जाल में बदल चुका था। जरा उस समय का दृश्य सोचिए। एक विशाल यज्ञशाला, आसमान तक उठता धुआं, मंत्रोच्चार की गूंज, गायों की बलि, सोना चांदी की आहुति और कई दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान। लेकिन सवाल यह है, इसमें शामिल कौन हो सकता था? केवल राजा, बड़े जमींदार और अमीर व्यापारी? गरीब किसान, शिल्पकार, व्यापारी, उनकी कोई जगह नहीं थी। पुरोहितों का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि बिना उनके मंत्रोच्चार के कोई काम पूरा नहीं माना जाता था। धर्म अब जनता के जीवन से दूर हो रहा था और धीरे धीरे केवल विशेष वर्ग का अधिकार बनता जा रहा था। इसके साथ ही उपनिषदों का दर्शन भी विकसित हो रहा था, लेकिन यह इतना दार्शनिक और जटिल था कि साधारण आदमी के लिए समझ पाना आसान नहीं था। अब आम जनता के सामने कठिन सवाल खड़े हो गए। क्या धर्म सिर्फ बलि और सोना चांदी चढ़ाने का नाम है? क्या गरीब आदमी कभी मोक्ष नहीं पा सकता? क्या इंसान का जीवन केवल यज्ञ और अनुष्ठानों में ही बंधा है? और दोस्तों, यही स्थिति आगे चलकर धार्मिक असंतोष का कारण बनी। लोग एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो सरल हो, सुलभ हो और हर वर्ग के लिए खुला हो। यही असंतोष आगे चलकर भारत की धरती पर लाया दो महान सुधारक, महावीर और गौतम बुद्ध। महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम नामक गांव में। वो क्षत्रिय परिवार से थे। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने घर परिवार त्याग दिया और कठोर तपस्या में लग गए। सालों की साधना के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महावीर कहलाए। उन्होंने कहा, असली धर्म है अहिंसा और सत्य। हर जीव में आत्मा है और किसी भी जीव को चोट पहुंचाना पाप है। और इसी काल में जन्म हुआ सिद्धार्थ का, जिन्हें आगे चलकर हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो आज नेपाल में है। वे शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। 29 साल की उम्र में उन्होंने रोग, बुढ़ापा और मृत्यु देखकर घर परिवार छोड़ दिया। सालों की तपस्या के बाद बोधगया की पीपल के पेड़ तले उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उनके पहले शिष्यों में एक थे उपाली, जो नाई जाति से थे। सोचिए दोस्तों, उस समय जब जाति की दीवारें बहुत ऊंची थीं, बुद्ध ने यह साबित कर दिया कि धर्म सबका है। महावीर और बुद्ध का संदेश इतना सरल और मानवीय था कि यह केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। जैन धर्म व्यापारियों और साधकों में फैला और बौद्ध धर्म तो पूरे एशिया में, श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान और तिब्बत तक पहुंचा। आज भी करोड़ों लोग बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं को मानते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमारा भारत एक बड़े बदलाव के दरवाजे पर खड़ा था। पुराने जमाने की वैदिक बातें और नियम कानून अब पीछे छूट रहे थे। जिसे हमने वीडियो के शुरुआत में ही चर्चा किए थे, उनकी जगह क्या ले रहा था? ताकत। यह वो समय था जब छोटे छोटे गांव बड़े और मजबूत शहरों में बदल गए और इन शहरों के मुखिया बन गए ताकतवर राजा। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में नहीं, बल्कि 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। महाजनपद का मतलब महान, यानी बहुत बड़े राज्य। ये 16 राज्य इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने ही तय किया कि आने वाले समय में भारत का इतिहास कैसा होगा। ये 16 महाजनपद थे कौन? हमें इनके बारे में पता कैसे चला? बौद्ध धर्म की एक किताब है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म की किताब भगवती सूत्र। ये दोनों ही किताबें बताती हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये 16 महाजनपद ही थे जो पूरे भारत पर अपनी धाक जमाए हुए थे। अब आइए हम भारत के नक्शे पर चलते हैं और देखते हैं कि 16 महाजनपदों में खास महत्व के महाजनपद कहां कहां थे और इनकी क्या कहानी थी। पहले बात आता है काशी, जो आज का वाराणसी है। गंगा और वरुणा के संगम पर बसा यह नगर उस दौर में उत्तर भारत का आर्थिक केंद्र था। अंगुत्तर निकाय में इसे नगर राज कहा गया है, यानी समृद्धि के नगर। काशी अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के काशिक वस्त्र यानी महीन रेशमी कपड़े दूर देशों तक एक्सपोर्ट होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी काशी के कपड़ों का जिक्र मिलता है। लेकिन दोस्तों, जहां दौलत होती है वहां दुश्मन भी होते हैं। काशी का सबसे बड़ा दुश्मन था कोशल महाजनपद। कहा जाता है कि एक समय काशी ने कोशल पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में कोशल के राजा प्रसेनजित ने
काशी को पुनः अपने अधीन कर लिया और फिर इतिहास में वह मोड़ आया जब मगध के राजा बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से विवाह किया। दहेज में उन्हें काशी का राज्य मिला। युद्ध की वह भूमि अब विवाह के बंधन से मगध का हिस्सा बन गई और इसी महाजनपद के सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश से उन्होंने धर्म का चक्र चलाया। अगर काशी था समृद्धि का नगर, अब बात करते हैं उस महाजनपद की जिसने इतिहास के दो सबसे महान सन्यासियों को अपनी गोद में अंतिम शरण दी, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। मल्ल महाजनपद, आज का कुशीनगर और पावापुरी क्षेत्र, यह भी एक गणराज्य था, यानी यहाँ शासक चुने जाते थे। राजधानी थी कुशीनगर और पावापुरी। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है कि कुशीनगर में ही बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी यही महात्मा बुद्ध ने प्राण त्यागे थे। अब हम चलते हैं भारत के नक्शे पर, उस जगह जहां आज इलाहाबाद यानी प्रयागराज है। यहीं बसा था एक बहुत ताकतवर राज्य, वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी बहुत कहास था। यह गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के मिलने की जगह संगम के पास था। नदी किनारे होने के कारण कौशाम्बी में व्यापार खूब फलता फूलता था। यह इतना समृद्ध था कि इतिहासकार इसे 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में गिनते हैं। खुदाई से पता चला है कि यह शहर बहुत सुरक्षित था। यहाँ मजबूत दीवारें और किले बने थे ताकि कोई दुश्मन हमला न कर सके। वत्स का नाम आते ही एक राजा का नाम सबसे पहले आता है, राजा उदयन। उदयन केवल एक बहादुर राजा नहीं थे, बल्कि वह एक रोमांटिक हीरो भी थे। उनकी प्रेम कहानियां आज भी मशहूर हैं। संस्कृत की पुरानी किताबों में राजा उदयन और राजकुमारी वासवदत्ता की प्रेम कहानी बहुत लोकप्रिय है। हमारी यात्रा अब रुकती है उस धरती पर जो उत्तर भारत का दिल थी, पांचाल महाजनपद। यह आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका था जो पवित्र गंगा और यमुना नदियों के बीच फैला था। दोस्तों, पांचाल केवल एक राज्य नहीं था, यह विद्वानों का सबसे बड़ा केंद्र था। हमारी सबसे पुरानी और पवित्र किताबें, वेद और संस्कृत साहित्य यहाँ खूब फला फूला। शतपथ ब्राह्मण और महान विद्वान पाणिनि की किताबों में भी पांचाल का नाम बार बार आता है। इसका मतलब है कि यहाँ वैदिक शिक्षा और ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन पांचाल की कहानी सबसे ज्यादा मशहूर हुई महाभारत के कारण। यह वही धरती है जहाँ की कहानियां हर भारतीय जानता है। राजा द्रुपद, गुरु द्रोणाचार्य और सबसे महान नायिका द्रौपदी। राजा द्रुपद ने यहीं द्रौपदी का स्वयंवर रखा था। जहाँ शर्त था घूमते हुए मछली के आंख पर तीर मारना, यह सब इसी पांचाल की धरती पर हुआ था। अब बढ़ते हैं पश्चिम की ओर, जहाँ था मत्स्य महाजनपद, जो आज के राजस्थान और हरियाणा के इलाकों में फैला था। राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य शब्द का अर्थ है मछली। संभवतः इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह इलाका नदियों और झीलों से घिरा हुआ था। महाभारत में मत्स्य का जिक्र विशेष रूप से आता है। यहीं राजा विराट का शासन था और यहीं पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष बिताए। यह क्षेत्र राजस्थान के मरुस्थल और गंगा के मैदान के बीच का मार्ग था, इसलिए यह व्यापार और सैनिक गतिविधियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। अब हमारी अगली महाजनपद उत्तर पश्चिम की ओर, जहां हिमालय की घाटियां और सिंधु की शाखाएं मिलती हैं, यही था गांधार महाजनपद। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र। गांधार की भूमि सिर्फ भारतीय नहीं थी, यह भारत और पश्चिम की सभ्यताओं का मिलन स्थल थी। यही वजह है कि इसे सभ्यता का द्वार कहा गया। यहाँ उस युग का सबसे बड़ा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय था। सोचिए, दुनिया के कोने कोने से, दूर दूर के देशों से छात्र यहाँ पढ़ाई करने आते थे। यहाँ वेद, युद्ध कला, चिकित्सा और पॉलिटिक्स जैसे विषय पढ़ाए जाते थे और कहा जाता है कि यहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। हमारे महान विद्वान चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी यहीं पढ़ाई की थी और पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की, वही यहीं गांधार के शालातुरा गांव में पैदा हुए थे। गांधार इसलिए भी बहुत खास था क्योंकि यह व्यापार का मुख्य रास्ता था। भारत से चीन, ईरान और मध्य एशिया तक जाने वाले सभी व्यापारी इसी रास्ते से गुजरते थे। इस वजह से गांधार बहुत धनी था, लेकिन यही इसकी सबसे बीडीढ़ी चुनौती भी थी। सबसे पहले विदेशी आक्रमण इसी रास्ते से हुए। ईरान के हखामनी, अकेमेनिड राजाओं ने सबसे पहले इस महाजनपद को जीतने की कोशिश की थी। यहाँ की कला को गांधार कला कहते हैं। यह कला यूनान और भारतीय शैली के मिलने से बनी थी। यहाँ बुद्ध की जो मूर्तियां बनी, उन पर यूनानी देवताओं की तरह बाल और कपड़े दिखाए गए। आज के समय में तक्षशिला के खंडहर यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं, जो याद दिलाते हैं कि हजारों साल पहले भारत ज्ञान का प्रकाश पश्चिम तक पहुंचा रहा था।
दोस्तों, हम अब बात करने जा रहे हैं उस शक्ति की जिसका इंतजार आपको लंबे समय से था। वह महाजनपद जिसने बाकी 15 महाजनपदों को अपने पैरों तले रौंद दिया। वह जमीन जहां भारत का पहला विशाल साम्राज्य जन्म लिया। यह है मगध महाजनपद। मगध कहां था? मगध आज के दक्षिणी बिहार का वो। इन्हीं हथियारों ने मगध की सेना को सबसे घातक बना दिया और साथ ही मगध की नदियां सिर्फ सुरक्षा नहीं देती थीं, बल्कि व्यापार का हाईवे भी थी। गंगा नदी के रास्ते मगध का सामान पूरे उत्तर भारत में आसानी से जाता था। सस्ता और आसान व्यापार मतलब ज्यादा मुनाफा, और ज्यादा मुनाफा मतलब बड़ी और मजबूत सेना। और इनके पावरफुल होने के कारण मगध के आसपास घने जंगल थे। इन जंगलों से मगध को मिले जंगली हाथी। युद्ध के मैदान में जब हाथी आते थे तो दुश्मन की सेना भाग खड़ी होती थी। ये हाथी मगध की सेना के लिए टैंक का काम करते थे, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन था। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग और दिघनिकाय में भी उल्लेख है कि मगध के राजा गजरथ यानी हाथियों की रथ सेना रखते थे। लेकिन क्या मगध को पूरे भारत पर राज करने में केवल ज्योग्राफिकल और नेचुरल रिसोर्सेस का ही देन था? तो नहीं, मगध के विभिन्न राजवंशों के राजा के अद्भुत पराक्रम के परिणाम था। मगध के वास्तविक उत्थान की कहानी शुरू होती है राजा बिंबिसार से। 544 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। वे एक दूरदर्शी राजा थे जो समझते थे कि युद्ध से अधिक कूटनीति का महत्व है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। उन्होंने कोसल की राजकुमारी कोसल देवी से विवाह किया, जिससे उन्हें काशी का क्षेत्र दहेज में मिला, जिसे हमने पहले ही जान चुके हैं। और इसके साथ उन्होंने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना से भी विवाह किया। इन संबंधों ने मगध को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और अपने राज्य में व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में मगध आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ और राजगृह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। लेकिन कहानी में ली नई करवट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गए। यदि बिंबिसार ने मगध की नींव रखी तो अजातशत्रु ने उसे एक महाशक्ति में बदल दिया। उन्होंने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु का पहला लक्ष्य था वज्जी संघ को जीतना। वज्जी एक रिपब्लिकन यूनियन था जिसमें 8 छोटे कुलों का समावेश था, जिसे हमने थोड़े समय पहले ही देख चुके थे, जिसमें लिच्छवी सबसे शक्तिशाली थे। यह युद्ध 16 वर्षों तक चला। अजातशत्रु ने कूटनीति और छल कपट का सहारा लिया। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को गुप्तचर के रूप में वैशाली भेजा, जिसने वज्जी संघ में फूट डाल दी। अंततः मगध ने वज्जी को पराजित कर दिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद अजातशत्रु ने कोसल पर आक्रमण किया। उनकी मामा और कोसल के राजा प्रसेनजित के बीच संघर्ष हुआ। अंततः कोसल को भी मगध ने अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार काशी, जो कभी भारत का सबसे धनी नगर था, मगध का हिस्सा बन गया। अजातशत्रु ने युद्ध तकनीक में भी नवाचार किए। उन्होंने रथमूसल और महाशिलाकंटक चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, जिन्होंने नंदों की सत्ता को गिराकर भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य वंश की नींव रखी। तो दोस्तों, सवाल यही है, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने एक साधारण राज्य को भारत का पहला अखंड साम्राज्य बनाया? यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें मौर्य।